बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारे। क्या आपने कभी किसी बच्चे को टो वॉकिंग करते हुए देखा है? क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हुआ कि टो वॉकिंग करना नॉर्मल है या नहीं? आए आज के अपने इस लेक्चर में हम टो वॉकिंग को डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज की ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो में हमने टो वॉकिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टो वॉकिंग क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कब टो वॉकिंग एक मेन कंसर्न बन जाती है, इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, हम किस तरह से इसको डायग्नोस करेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, फिजियोथेरेपी का इसमें क्या मेन रोल है, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और एंड में हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या ये कंडीशन कम्प्लीटली रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती। आए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू टो वॉकिंग इन चिल्ड्रंस। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टो वॉकिंग हम कौन से वॉकिंग पैटर्न को बोलते हैं। सो बेसिकली जब बच्चे सिर्फ अपने फ्रंट ऑफ द फुट को यूज़ करते हुए वॉक करें जबकि उनकी हील्स जो हैं वो बिल्कुल भी इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड ना हो, इसे हम टो वॉकिंग पैटर्न बोलते हैं। ये कंडीशन यूजुअली जब बच्चे वॉक करना नया नया स्टार्ट करते हैं उनमें कॉमन होती है, और जब तक कि वो 2 इयर्स या 2.5 इयर्स तक के नहीं हो जाते टो वॉकिंग बच्चों में बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर की जाती है। सो अगर किसी का बेबी टो वॉक कर रहा है लेकिन उसकी एज जो है वो 2 इयर्स या 2 इयर्स से कम है या वो 2.5 इयर्स तक का है, तब तक टो वॉकिंग बिल्कुल नॉर्मल है। उनके पेरेंट्स को टो वॉकिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चों का एक नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को जिनको देखकर पेरेंट्स को अब मज़ीद सीरियस होने की ज़रूरत है और किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नंबर 1 इज़, अगर तो चाइल्ड 3 इयर्स से ऊपर का हो गया है और वो स्टिल टो वॉकिंग कर रहा है तो अब उसकी टो वॉकिंग को सीरियसली कंसीडर करना ज़रूरी है कि किस वजह से ये टो वॉक कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो चिल्ड्रन होते हैं वो 2 या 2.5 इयर्स के बाद टो वॉकिंग छोड़कर एक नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न अडैप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चे की लेग्स को टच कर रहे हैं और वहाँ पर आपको एक्सट्रीम टाइटनेस फ़ील हो रही है, उसके एंकल जॉइंट पर आपको बहुत ज़्यादा टाइटनेस फ़ील हो रही है, उसके लेग के मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, तो भी इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। देन अगर चाइल्ड को किसी किस्म की सेंसरी प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, यानी कि अगर चाइल्ड का जो ब्रेन है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा, जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सेंसेस मौजूद होती हैं जिनको हम सेंस करते हैं, लाइक सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ हेयरिंग है। ये सेंसेस जो हैं इनको नॉर्मली एक चाइल्ड को फील करना चाहिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका जो बच्चा है वो इन सेंसेस को प्रॉपरली फील नहीं कर पा रहा, तो भी आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। देन अगर बच्चे में किसी किस्म का आपको कोई न्यूरोलॉजिकल इशू नज़र आ रहा है तो वो भी एक मेन कंसर्न है, या कोई डेवलपमेंटल इशू है, आप देख रहे हैं कि आपका जो चाइल्ड है वो अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को बाकी चिल्ड्रंस की कंपैरिजन में स्लो अचीव कर रहा है या लेट अचीव कर रहा है, जैसे लैंग्वेज हो गई, बोलना हो गया, अगर बच्चा देर से बोल रहा है, तो इन सारे साइन एंड सिम्टम्स को आपने सीरियस कंसीडर करना है। पेरेंट्स से बेहतर अपने चाइल्ड की 24 आवर्स तक मॉनिटरिंग और कोई नहीं कर सकता, इसलिए पेरेंट्स को नॉर्मल माइलस्टोन्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें नॉर्मल माइलस्टोन्स का पता होगा तभी वो उनको कंपेयर कर सकेंगे विद एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। अगर किसी चाइल्ड के पेरेंट्स में ये आदत थी या उनके किसी फैमिली मेम्बर में ये आदत थी तो भी ये चाइल्ड में आ सकती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से आ जाती हैं।
एट द लास्ट कुछ चिल्ड्रंस हैबिचुअली भी टो वॉकिंग करते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका चाइल्ड 75% टो वॉक करता है, लेकिन 25% वो ऐसी भी वॉक करता है जिसमें वो अपना फुल फुट जो है वो ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट लेकर आता है, तो इसका मतलब है कि जो चाइल्ड है वो सिर्फ आदत के तौर पे ऐसा कर रहा है, लेकिन हमें इसको सीरियस लेना है ताकि उसकी ये आदत मज़ीद स्ट्रॉन्ग ना हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टो वॉकिंग के चाइल्ड में कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। टो वॉकिंग की वजह से जो बच्चे होंगे उनका बैलेंस ख़राब होगा, वो उनके अंदर फॉल्स जो है वो फ्रीक्वेंट होंगी, जब भी वो रनिंग की कोशिश करेंगे या जंपिंग करेंगे तो वो गिर जाएंगे। इसके अलावा उनको उनके लेग में और फुट के एरिया में पेन की कंप्लेन भी हो सकती है, और साथ ही बच्चे जो शू वेयरिंग होती है वो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि उनके लेग के मसल्स जब एक्सट्रीमली टाइट हुए हुए होते हैं टो वॉकिंग की वजह से, तो जब उनको उनके पेरेंट्स शूज़ पहनाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं या तंग करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसी कॉजेज़ और कंडीशंस को जिनमें बच्चे टो वॉकिंग करते हैं। नंबर 1 इज़ शॉर्ट एकिलिस टेंडन। सो एकिलिस टेंडन बैक ऑफ द लेग पर मौजूद होता है, जो कि काफ मसल्स को हील के साथ कनेक्ट करता है। जब ये एकिलिस टेंडन टाइट हो जाता है तो ये हील्स को ऊपर की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से बच्चे टो वॉकिंग करते हैं। नंबर 2 इज़ सेरिब्रल पाल्सी। सो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो चिल्ड्रन के मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को इफ़ेक्ट करती है, जिससे उनके मसल्स स्पास्टिक हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, जो कि टो वॉकिंग का एक रीज़न हो सकता है। नंबर 3 इज़ ऑटिज़म। सो ऑटिज़म भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चाइल्ड को सेंसरी प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी होती है, लैंग्वेज डिले हो सकती है, एंड ऑटिज़म का एक बहुत मेन फीचर है हैंड फ्लैपिंग, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने फिंगर्स और अपनी हैंड्स की मुसलसल रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं। तो अगर आप अपने चाइल्ड का इस तरह का बिहेवियर नोट करते हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। नंबर 4 इज़ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगेन ये एक सेंसरी डिसऑर्डर है, इसमें जो चाइल्ड होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। अगर आप उस बच्चे को एक जगह बिठाएंगे तो वो ज़्यादा देर स्टिल एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा देर तक किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। नंबर 5 इज़ मस्कुलर डिस्ट्रोफी। सो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि चाइल्ड के मसल्स को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, मसल इम्बैलेंस जनरेट हो जाता है, कुछ मसल्स वीक एंड कुछ मसल्स टाइट हो जाते हैं। सो इसमें बेसिकली जब चाइल्ड के लेग के मसल्स जो हैं, फ्रंट के मसल्स वीक और बैक के मसल्स टाइट होना शुरू हो जाएं, तो इस मस्कुलर इम्बैलेंस से भी चाइल्ड टो वॉकिंग स्टार्ट कर देता है। नंबर 6 इज़ आइडियोपैथिक। बहुत सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी अंडरलाइंग कॉज अननोन होती है, टो वॉकिंग भी इनमें से एक कंडीशन हो सकती है। हाउ कैन वी डायग्नोस टो वॉकिंग इज़ नॉर्मल और नॉट? सो सबसे पहले तो फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है चाइल्ड की प्रॉपरली, उसके फुट के स्ट्रक्चर्स, उसकी गेट को एनालाइज किया जाता है। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है जिसमें उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग को असेस किया जाता है। एंड देन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की इवैल्यूएशन होती है, चेक किया जाता है कि चाइल्ड ने अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को नॉर्मली अचीव किया है या नहीं किया। Now let us discuss which treatment options are available to treat a child with toe walking. Number 1 is physical therapy. इसके अलावा हम ऑर्थोटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्थोटिक्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो चिल्ड्रन के अंदर नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न को इनकरेज करती है। सो ऑर्थोटिक्स डिफरेंट जॉइंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंकल एंड फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए जो ऑर्थोटिक्स यूज़ होते हैं इनको हम एंकल फुट ऑर्थोटिक्स बोलते हैं। एट द लास्ट हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन भी होता है, लेकिन हम ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बाकी किसी ऑप्शन से चाइल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके वॉकिंग पैटर्न में किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी का टो वॉकिंग चाइल्ड में क्या इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है और हम कौन कौन से एक्सरसाइजेस करवा के चाइल्ड की वॉकिंग को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ गेट ट्रेनिंग। गेट ट्रेनिंग चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है टू लर्न द नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न। इससे उसके मसल्स के ऊपर जो स्ट्रेन है, जो एक्स्ट्रा पुल है, वो भी रिड्यूस होता है।
इसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपी में हम चाइल्ड के बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पे वर्क करते हैं। उसको ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे उसकी वॉक में स्टेबिलिटी आती है, कंट्रोल बिल्ड होता है और उसकी वॉक जो है वो स्मूदर होती है और नेचुरल वॉक होती है। देन हम उसके ट्रीटमेंट प्लान में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को भी शामिल करते हैं जिससे उसके लेग के टाइट मसल्स रिलैक्स होते हैं। देन कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं जिससे चाइल्ड के वीक मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं और वो अपने बॉडी वेट को प्रॉपरली कैरी कर पाते हैं। अब हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं जो हम चिल्ड्रन को करवा सकते हैं उनके अंदर नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न को इनकरेज करने के लिए। ये वो इजी एक्सरसाइजेस हैं जो हम पेरेंट्स को भी गाइड कर देते हैं और पेरेंट्स वो एक्सरसाइजेस घर में भी अपने बच्चों को आसानी से करवा सकते हैं। नंबर 1 इज़ सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज। सो ये बेसिकली लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए करवाई जाती है। नंबर 2 इज़ स्टेप अप एक्सरसाइज। ये वो एक्सरसाइजेज होती है जो स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ प्रॉपर फुट प्लेसमेंट को भी इनकरेज करती है। जब आप ये एक्सरसाइज करवाते हैं तो बच्चा अपने पूरे पाँव को ग्राउंड के ऊपर रखता है, तो ये उसकी फुट प्लेसमेंट जो है उसको करेक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 3 इज़ काफ स्ट्रेच एंड नंबर 4 इज़ एकिलिस टेंडन स्ट्रेच। क्योंकि टो वॉकिंग करने की वजह से चाइल्ड के काफ मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और एकिलिस टेंडन जो अभी प्रीवियसली बताया कि वो शॉर्टन हो जाता है, तो उनके स्ट्रेचेस देने से ये लेंथन होता है एंड फुट मसल्स रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा हम चिल्ड्रन से जंप बैकवर्ड एंड जंप फॉरवर्ड करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को वैसे ही जंपिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो हम ये उनकी एक्सरसाइज प्लान में शामिल कर देते हैं। जंपिंग से भी एक अच्छा कंट्रोल ऑफ मूवमेंट जनरेट होता है और इसके अलावा जो बच्चे हैबिचुअल टो वॉकिंग करते हैं उनकी ये हैबिट भी ख़त्म करने में ये एक रोल प्ले करती है। इसके अलावा एंकल वेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वेट्स होते हैं जो बच्चे की एंकल की साइड पर लगा दिए जाते हैं। इन वेट की वजह से बच्चा टो वॉकिंग जो है वो नहीं कर पाता और उसको अपना पूरा फुट जो है वो ग्राउंड के ऊपर रखना पड़ता है। ये एक्सरसाइजेज बच्चों के अंदर नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न को जनरेट करती हैं। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपके फिज़िकल थेरेपिस्ट इनको कैसे परफॉर्म करना है आपको गाइड कर देते हैं और वेट हमने कितने केजी का यूज़ करना है ये भी आपका फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको गाइड कर देता है। प्रिवेंशन एंड रिकमेंडेशंस। नंबर 1 इज़ अर्ली इंटरवेंशन। जैसे ही आप ये डायग्नोस कर लेते हैं कि बच्चे को टो वॉकिंग है और किस वजह से है, फ़ौरन से उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं ताकि किसी मज़ीद सीवियरिटी से बचा जा सके। नंबर 2 इज़ पेरेंटल गाइडेंस। सो इस पूरे प्रोसेस में पेरेंट्स की एजुकेशन एंड गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चाइल्ड को तो समझ नहीं आएगा कि उसके साथ क्या कंडीशन है, लेकिन उसके पेरेंट्स बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और 24 आवर्स उसकी सुपरविजन कर सकते हैं। सो पेरेंटल गाइडेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन नंबर 3 इज़ कंसिस्टेंसी इन थेरेपी। सो जितनी भी थेरेपीज़ एक चाइल्ड को दी जा रही हैं, चाहे वो फिजिकल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उसमें काइंडली कंसिस्टेंसी शो करें एंड रेगुलर बेसिस पे उनको ये थेरेपीज़ करवाएं। नंबर 4 इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सो बेसिकली इसमें डिफरेंट थेरेपिस्ट अपना अपना रोल प्ले करते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपैडिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑर्थोटिक्स, पेडिट्रिशियन, हर थेरेपिस्ट जो होता है वो अपना एक रोल प्ले करता है। तो काइंडली आपके चाइल्ड को जिस थेरेपिस्ट की ज़रूरत है लाजमी उस थेरेपिस्ट को विजिट करें। एंड द लास्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। सो 24 आवर अपने चाइल्ड की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहें, उसके बिहेवियर को मॉनिटर करते रहें, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को मॉनिटर करते रहें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एट द लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा। सो बेसिकली जिन चिल्ड्रंस को आइडियोपैथिक टो वॉकिंग होती है उनका प्रोग्नोसिस जनरली गुड है। अगर उनकी रेगुलर बेसिस पे थेरेपी उनको प्रोवाइड की जाए तो उनका फुट बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ वापस आ जाता है और वो दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर चाइल्ड को इसके अलावा कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डायग्नोस हुई है या किसी किस्म की कोई मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन डायग्नोस हुई है तो इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। अगर आप अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर देंगे तो बहुत पॉसिबल है कि चाइल्ड को इतना बेहतर किया जा सके कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो फुट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, उनको नॉर्मल तरीके से कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। होप कि आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।